Hello, I'm Shashi Mudgal and I extend a warm welcome on behalf of the Advanced Center for Women's Studies to a final presentation of a 5-day theatre workshop organized for the MA Women's Studies final year students. May I now call upon Professor Irina Sen to please say a few words. Very happy to welcome everybody here today for the grand finale of our theatre workshop. This was at the culmination of a course on women's writing, which our MA third semester students were taking. So as part of that, we read stories and plays and poetry by writers from the Indian subcontinent, from outside India, from different contexts, different cultures. And one of the writers that all of us loved, the students and the teachers, and everybody who was involved, was Ismat Chugtai. And this is an adaptation, a dramatical adaptation of one of Ismat Chugtai's stories, Do Haath, Two Hands. And the play has been directed by Tarun Kumar, whom some of you might recognize from a recent film, Drishyam. He's an actor, director based in Mumbai. And the cast are all our own students, so our entire MA third semester class is involved. So I'll just let the play begin now, and then we can have a conversation about it after we finish. Welcome. एक बड़ी सी कोठी का अहाता और उस अहाते में बैठी दो सहेलियाँ, ऐसी सहेलियाँ जो कभी इस कोठी और कभी उस कोठी के दरमियान घटी कहानियों को सुनाने की होड़ में लगी रहती है। किस्से सुनाना और किस्सों पर चर्चा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तमाम कहानीकारों के दिलचस्प किस्से इनके जहन में रचे बसे रहते हैं। इनको कहानियाँ पढ़ने और सुनाने का बेहद शौक़ है। शायद ही कोई वक्त ऐसा हो जब इनके हाथों में किताबें न रहती हैं। इनमें होड़ लगी रहती है कि कोई नया किस्सा पहले कौन सुनाएगा। तो लीजिए पेश खिदमत है कोठी का वो हिस्सा जहाँ पे ये दो दोस्त आपको आज शाम एक कहानी सुनाने के लिए लेकर आ रहे हैं। ये इस्मत आपा की कहानी भी क्या खूब है। एक बार पढ़ लेती हूँ तो इस तरह जहन में बस जाती है कि ख्वाबों में भी यही कहानियाँ लहरा। हाय, मेरा भी यही हाल है। और जो सारी तुमने पढ़ी हुई उसमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी? मेरी 4 बेटे हैं, 2 हाथ, लिहाज, चौथी का जोड़ा और घर वाला। क्या ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। मन को भी हिलाती हैं, ज़बान को अपनी भाषा से चटकारे देती हैं, और जो कहानियों में ड्रामा होता है सो अलग। ऐसा क्यों ना करें? 2 हाथ पढ़ना नहीं, साथ-साथ पिछली बार की तरह बहुत मजा आएगा। हाँ, पढ़ते हैं, लेकिन पहले कौन पढ़ेगा? मैं शुरू कर देती हूँ। नहीं, इस बार मुझे कर देंगे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प शख्स है। कहाँ का खजाना बनेगा उन्होंने अपनी कहानियों में। और उनका जन्म यूपी के बदायूं में हुआ था। उसके बाद लखनऊ और अलीगढ़ में उनकी तालीम हुई, फिर ताउम्र मुंबई में रही। कहानी, ज़बान और तेवर वो सारी इन्हीं जगहों के बटोरे होंगे। और पार्टीशन से पहले भी उनकी कहानियों की वजह से उन्हें लाहौर कोठी भी तो समझ जारी किए थे। तो उसके मुताबिक उनका आना जाना वहाँ भी बना रहा। क्या क्या मुद्दे उठाए थे उन्होंने अपनी कहानियों में? करीबी रिश्तों को लेकर, औरतों और मर्दों के बीच, औरतों और औरतों के बीच, गरीबों और रईसदारों के बीच। इस्मत आपा की कलम क्या थी? समाज की रवायतें और देवियों पर एक जबरदस्त हथौड़ा था। वाह, क्या बात है। कहानी सुनने वाले भी बेसब्र होने लगे। तो शुरू करना चल। नाम अवतार नाम पर से वापस आ रहा
खबर देने आई। राम अवतार को छुट्टी मिल गई थी। जब खत्म हो गई थी ना, राम अवतार 3 साल बाद वापस आ रहा था। बूढ़ी बहरानी की चीपड़ भरी आंखों से टिमटिम आंसू बह रहे थे। वो मारे शुक्रगुजारी दौड़ दौड़ कर सबके पैर छू रही थी, जैसे इन्हीं पैरों के मालिकों ने उसका इकलौता पुत्र लामपुर से वापस सही सलामत मंगवा लिया। बुढ़िया नहीं कोई 50 की होगी, पर 70 की मालूम होगी। 10-12 कच्चे पक्के बच्चे जने, उनमें से बस ये राम अवतरवा ही बड़ी मन्नतों मुरादों से जिया था। अभी उसकी शादी को 1 बरस भी ना हुआ था कि उसकी पुकार आ गई। बुढ़िया ने बहुत वावेला मचाया, मगर उसकी कुछ न चली। और आखिरी बार जब राम अवतार वर्दी पहनकर उसके पैर छूने आया, तो उसकी शान और शौकत में बेइंतहा मजबूत हो गई, जैसे मानो कर्नल ही बन चला था। शागिर्द पेशे में नौकर मुस्कुरा रहे थे। राम अवतार के आने के बाद जो ड्रामा होने की उम्मीद थी, सब उसी पर आस लगाए बैठे थे। हालांकि राम अवतार लाम पर 2 बंदूक छोड़ने नहीं गया था, लेकिन सिपाहियों का मैला उठाते उठाते उसके अंदर कुछ अकड़ तो पैदा हो ही गई थी। वो पुराना राम अवतरवा तो वाकई न रहा होगा, और ये नामुमकिन है कि वो गोरी की करतूतों के बारे में सुने और उसका जवान खून हतक से खौलना उठे। क्या महसूसी थी गोरी जब ब्याह कराए। जब तक राम अवतार रहा, उसका घूंघट फुट भर लंबा रहा और किसी ने उसके रुख पर नूर का जलवा ना देखा। जब खसम गया था तो कैसा बिलख बिलख कर रोई। राम अवतार, हमेशा के लिए उड़ा जा रहा है। इसके बाद रोई रोई आंखें लिए मैंने की टोकरी लेकर फिरती रही और धीरे धीरे उसके घूंघट की लंबाई कम होने लगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सारा बसंत ऋतु का किया धरा है। कुछ शावकों कहते थे गोरी थी ही चिकार, राम अवतार की जाते ही कयामत हो गई। कम वक्त हर वक्त ही हर वक्त खिलाना। उन्हें पर मैंने की टोकरी लेकर उस जिधर से भी गुजर जाती, लोग बदहवास हो जाते। धोबी के हाथ से साबुन की पट्टी फिसलकर हौज में गिर जाती। हाय हाय, जान ले लेगी क्या? हमें यार जरा अपनी उम्र का भी ख्याल कर लो। बावर्ची की नजर तवे पर सिलकती हुई रोटी से उचट जाती। गोरी, ये गरम गरम पराठा तो खाती जा। बिजली का डोल कुएं में डूबता ही चला जाता। अल्लाह, एक नजर इधर भी देख जाती। लो, देखी और देखा तो ये हाल है। और जब ये सराफा कयामत घूंघट से बांध फेंक के गुजर जाती, तो पूरा शागिर्द पेशा एक बेजान लाश की तरह सकते में रह जाता। फिर एकदम चौंक कर सारे एक दूसरे की दुर्गति पर तानाजनी करने लगे। अबे ओए, गोरी के सामने बूढ़ा किसको कह रहे थे? हमार बुढ़ापा तो लाइन मारा था, बूढ़ा ही बोला है। अबे तुम जैसे 10 पटक तुम इतनी ताकत है अभी मुझमें। हाँ, ये ताकत है तो घाट पे जाके दिखाओ, तो घर पे जाके दिखाओ। हाँ, बच्चेदार आदमी लग रहे हो। तुम तीनों बिना वजह हीरो में डाले होते, मुझे नहीं दिखते। हाँ, राजे, अरे चलो हो जाएगा। गोबर मारे गुस्से की कलफ लगी कुंडी लौट देती।
कपड़े धोने नहीं लाए, तुम्हारी ने गलत का पानी तैयार किया था, अब इसका क्या करूं? हाँ, ये लो, बस उस गोली के पीछे अपना मुंह काला करके सुनो। पानी क्यों फेंका? गुस्सा हो गया। चपरासन छाती से चिमटे लौंडे को बेबद धमके जड़ने लगे। अरे दीदी तुम क्यों खाती हो? मुझे तुम्हें ना सारा दिन गोली गिफ्ट के झूलते रहते हो। अरे बात तो समझो, मैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। और बावर्ची की तीसरी बीवी पर हिस्टेरिया का दौरा पड़ जाता। अरे गोली की बात जानो, गोली की बात जानो, जाओ मुझे। नाम की गोली थी, पर कम वक्त स्याह बहुत थी। जैसे उल्टे तवे पर किसी फुहड़िया ने पराठे तलकर उसे चमकता हुआ छोड़ दिया हो। चौड़ी फूकना सी नाक, फैला हुआ दाहना, दांत मांजने का तो उसकी सातों पुष्टों ने फैशन ही छोड़ दिया था। आंखों में काजल ठोकने के बाद भी उसकी आंखों का बहकापन ओझल ना हो सका। फिर भी टेढ़ी आंख से न जाने कैसे जहर बुजुर्ग तीर फेंकती कि निशाने पर बैठ ही जाता था। कमर भी लचकदार ना थी, खासी पुतला सी थी, जूठन खा खाकर दुम्बा हो गई थी। चौड़े भैंस के खुद सा जिधर से भी निकल जाती, कड़वे तेल की सड़ान छोड़ जाती। हाँ, आवाज में बला की ऊँट थी। हमरी लटकिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी कनिक हुई जाए। हमरी लटकिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी कनिक हुई जाए। मगर बुढ़िया टूट चुकी। 40 बरस मेला ढोने से उसकी कमर मुस्तकिल तौर पर लचक कर वहीं थम गई थी। हमारी पुरानी मेहरानी, हम लोगों के आमल नाल भी उसी ने गाड़े थे। जो ही भाभी जी को डर लगते, मेहरानी दहलीज पर आकर बैठ जाती और वही बाज वक्त लेडी डॉक्टर तक को निहायत मुफीद हिदायतें देती। ए बीवी, परेशान ना हो, अभी बहुत टाइम है। तुम लोग तो जरा बात पे घबरा जाते हो। ए डॉक्टरनी बिटिया, हमें ऐसे क्या ताक रही हो? तुम भी हमारे ही सामने हुई थी। हाँ, इन लोग को तो जरा बात पे परेशान करना होता है बस, नहीं तो। और हम क्या कह रहे हैं कि 10-12 तो हमारे अपने ही बच्चे जने हैं, और आस पड़ोस के तो गिनो ही मत। ये लो बीवी, फिक्रुल्लाह-पीर की दरगाह पर गए थे हम, तावीज़ लेकर आए हैं। एक काम करो, पलंग के सिरहाने रख लेना। हाँ, बलायात को दफा करने के लिए कुछ ताबीज़ भी लाकर पट्टी से बांध ली। मेहरानी की घर में खासी बुजुर्गाना हैसियत थी। इतनी लाडली मेहरानी की बहू यकायक लोगों की आंखों का कांटा बन गई। चपरासन और बावर्चन की तो बात और थी, हमारी अच्छी बनी भावजों का उसको इखलाते देखकर माथा ठिनक जाता। अगर वो उस कमरे में झाड़ू देने जाती जिनमें उनके शौहर होते, अरे भैया भैया क्या लगा रखा है कि हम तुम्हारे भैया लगते हैं? कितना दर्द हो गया जब भैया नाम सुनते होंगे। अरे आप उसके भैया हैं, तो क्यों पसंद करोगे? समझ लेना चाहते हो? राशि लेने लेने थे, क्या क्या कर रहे हो? देखा तो साफ साफ नहीं दिखा देते हो, सब काम ही कर रहे हो। वो भी बड़बड़ा कर दूध पी के बच्चे के मुंह से छाती छुड़ाकर भाग जाती कि कहीं वो डायन उनके शोहरों पर टोना टोटका न कर रही हो। गौरी क्या थी, बस एक मथना लंबे लंबे सींगों वाला गुजार था कि छुट्टा फूटा। लोग अपने कांच के बर्तन भांडे दोनों हाथों से समेट कर कलेजे से लगाते, और जब हालत ने नाजुक सूरत पकड़ी तो शागिर्द पेशी की महिलाओं का एक बाकायदा वफाद अम्मा जी के दरबार में पेश हुआ। बड़े जोर शोर से खतरे और उसके खतरनाक नताइज पर बहस हुई। पति रक्षा की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सभी
भावुकों ने शतोमत से वोट किए और अम्मा को सदरे एजाजी का ओहदा सौंपा। सारी खवातीन हस्बे मरातिब पीढ़ियों और पलंग की अरवाई पर गई। पान के टुकड़े तकसीम हुए और बुढ़िया को बुलाया गया था। निहायत इत्मीनान से बच्चों के मुंह में दूध देकर सभी में खामोशी कायम हो गई और मुकदमा पेश हुआ। क्यों रे चुड़ैल, तूने अपने कामों बहुओं की इतनी छूट दे रखी है कि हमारी छाती पे मूंग डले। इरादा क्या है तेरा? क्या मुंह काला करवाएगी? मेहतरानी तो भरी ही बैठी। अरे क्या करूं बेगम साहिब, राम खोर को चाट चोट की मार भी गई मैं तो, रोटी भी खाने को ना दे। रांड मेरे तो बस की नहीं है। अरे रोटी की क्या करनी है उससे? बावर्चन ने ईंटा फेंका। सहारनपुर की खानदानी बावर्चन और फिर 30 बीवी क्या क्या थी कि अल्लाह की पनाह। फिर चपरासन, धोबन और मालन ने तो मुकदमे को और संगीन बना दिया। बेचारी मेहतरानी बैठी सब की लताड़ सुनती रही और अपनी खारिज सदा पिंडलियां पिछलाती रही। अरे अम्मा जी, यूं तो मतलब झूठ के झाड़ू लगाते ये पूछो मत। सारे बड़े मर्दों का लिहाज करने लगती है। और कभी कभी तो बेमौसम गजरिया गाती है। पता नहीं कौन सुनना चाहते हैं इसके गाने। आप ही कुछ करो बीबी। अरे अरे अरे, गाती होगी तो सुनने वाले भी तो होंगे। अरे गुनगुना लेती होगी थोड़ा बहुत। मैं कह रही हूँ बीबी जी, ये बात तो सभी जाने हैं कि आप जैसा मुझे करने को कहे हैं कोई रोक तो ना सके है, पर मैं क्या करूँ? रांड का टेटवा दबा दूंगा। टेटुआ दबाने के हसीन ख्याल से महिलाओं में मसरत की एक लहर दौड़ गई और सबको बुढ़िया से बेइंतहा हमदर्दी पैदा हो गई। मुझे को मायके भिजवा दे। अरे बीबी जी, ऐसा भी नहीं हो सके क्या? बहू मुफ्त घर तो नहीं आई, सारी उम्र की कमाई पूरे 200 रुपए झोंके तब मुस्टंडी हाथ आई है। इतने में तो गाय आ जाती, 4 गलसी दूध दे देती, पर ये रान तो उलटियां ही देती है। मैं क्या करूं? पर ऐसा नहीं है, काम सही करती है। सारी कोठी का काम निपटाकर 4 आदमियों का भी काम निपटाती है। पर बात कुछ ऐसी है कि सब ये जाने हैं, राम अख्तरवा के जाने के बाद मुझ बुढ़िया से कहाँ पूरी कोठी का काम संभलता। अब ये 2 हाथ तो बहू के सदके में ही बीत रहे हैं। महिलाएं कोई नासमझ न थी। मामला इखलाकियत से इक्तिसादियत पर आ गया था, फ्रॉम मोरालिटी टू इकोनॉमिक्स। वाकई बहू का वजूद बुढ़िया के लिए लाजमी था। और तो और सिर्फ 200 झोंके नहीं, तो सब खर्चों का क्या, बनिया से लेकर सामान आया था भाई शादी ब्याह के लिए। और उसके बाद जजमान खिलाए थे, पूरी बिरादरी को राजी किया था। अब ऐसा हुआ कि मैंने इसको भेज दिया तो इसके माँ बाप फौरन इसे किसी दूसरे मेहतर के हाथों बेच देंगे। पर बात यह है कि राम अवतार की तनख्वाह तो पूरी की पूरी कर्जे में ही डूबी है, इससे क्या हो पाएगा सोचिए तो। और एक और बात, रांड काम में चौकस है वैसे। अगर इस लुच्ची का जल्द से जल्द कोई इंतजाम न किया गया तो इसे घर वापस भेज देना। अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया। बुढ़िया ने बहुत बावेला और जाकर बहू को मुंह भर भर के गाली दी। एक कलम जली, चैन से जीने ना देगी क्या मुझे? मार डालेगी। छोटे पकड़कर मारा पीटा। बहू उसकी जरखरी पिटती रही, बड़बड़ाती रही और दूसरे दिन सारे मामले की धज्जियां बिखरी।
मरम्मत की। छोड़ो मेरे बाप। छोटी पे जाके गोरी की शिकायत की है। गोरी के लिए मारो। हाँ मार रहा हूँ मैं तुझे। तुम्हारा खून करूँगी। तुम मेरा खून करेगी। अच्छा लगा मुझे नहीं पता। तुम भी वही क्यों बात कर रहे हो? तुम भी शक्ति। सारे दिन गोरी के घूमने में कुछ ना बोलो। चुगली करेगी। चल अरे क्या कर रहा हूँ? सारी कहाँ? तुम्हारी गोरी की शिकायत नहीं पूछती। अरे वो लगती क्या है आपकी? अरे कल क्या कौन करनी गोरी को मार लगवाए तूने? पड़ोसन ने बताया कि तुम उस गोरी के साथ घूमते रहते हो। हाँ ये अच्छा है, कोई कुछ बता दे और तू सुन ले। झूठ। यहाँ तक कि बहू के मामले में मेरी मुहस्सब भावजों और शरीफ भाइयों में भी खटका है। भाभियों के मायके तार जाने लगे। गोरी सबके लिए सुई का कांटा बन गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारी गोरी की इतनी पिटाई। और ये बताओ, क्या वाकई में सास बहू को कोठी के अहाते से निकाल दिया जाएगा? अब ये कैसा इंसाफ है? और ये जो तहमतें लगाने पे आमादा हो रहे हैं, ये अपनी गिरदानों में कब झाँकेंगे? ये दस्तूर ही कब रहा है जमाने का कि तहमतें लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक के देखने लगे, वो भी ऊंचे खानदान वाले। अगर कोठी से बाहर निकाल दिया तो मसला वाकई बिगड़ जाएगा। अरे वो कौन चला रहा है? अरे ये तो रतिराम है, अपनी ताई से मिलने चला आ रहा है। चलो मैं अम्मा से मिल के आती हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। ठीक है। अरे रतिराम, खुश रहे बेटा। कैसा है रे तू? सब ठीक है ताई। आखिरी बार तेरे ब्याह पर मिली थी तुझे। ए बहू, जा जरा लाला को खिला पिला, पानी वाली दे। जा बेटा, तेरी भावज है, अब ये तेरा ख्याल ना करेगी तो किसका करेगी? हादसे के 4 दिन बाद बुढ़िया मेहतरानी के देवर का लड़का रतिराम आया, तो वही रह गया। 2-4 कोठियों का काम बढ़ गया था, वो भी उसी ने संभाल लिया। अपने गांव में तो आवारा ही घूमता था ना। उसकी बीवी अभी नाबालिग थी, गौना नहीं हुआ था। रतिराम के आते ही मौसम एकदम उलट के बिल्कुल ही बदल गया, जैसे घनघोर घटाएं हवा के झोंकों के साथ तितर-बितर हो गए। बहू के कहकड़े खामोश हो गए, कांसे के कड़े गूंगे हो गए, और जैसे गुब्बारों में से हवा निकल जाए तो वह चुपचाप झूलने लगता है, उसी तरह बहू का घूंघट झूलते झूलते नीचे की तरफ आने लगा। अब वो बेजाय मेहनत के बेल के बिल्कुल शर्मीली बहू बन चुकी थी। जुमला महिलाओं ने इत्मीनान का सांस लिया। स्टाफ के मर्दुए उसे छेड़ते भी तो वे छुई हुई की तरह लज्जा जाती थी। स्टाफ के मर्दुए उसे छेड़ते भी, जरा इधर भी तो दिखा। अरे कौन आया है मेरे घर पे? सुन बात ना करो मुझसे। और ज्यादा आग दिखाते तो मैं घूंघट में से महंगी आपको और तिरछा करके रतिराम की ओर देखती, जो फौरन बाजू कुचलाता सामने आकर डट जाता। बुढ़िया पुरसुकून के अंदाज में दहलीज पर बैठी अधखुली आंखों से ये आनंददायक ड्रामा देखा करती और बीड़ी पिया करती। चारों तरफ ठंडा ठंडा सुकून छा गया था, जैसे कोड़े का मवाद निकल गया। धूप चली गई है, ठंड लग जाएगी। अंदर चलो, खटिया भी लगा दी, हाथ में तो बांधेंगे। हाँ बेटा, ये घुटनों में ऐंठन भी बड़ी पड़ गई। मगर बहू के खिलाफ एक नया महाज कायम हो गया था, और वो अमले की मर्द साहब पर मुश्तमिल था। बात के बाद बावर्ची जो उसे पराठे तल कर दिया करता था, अब कुंडी ना साफ करने पे गालियां देने लगा। इधर तो देख, कहाँ झाड़ू लगाते जा रही है? इधर इतना कचरा छोड़ के।
चपरासी मर्दाने में 10-10 मर्तबा झाड़ू दिलवाते, फिर भी वहाँ के गलाजत का रोना रोते। डोरी, इधर कौन झाड़ू लगाएगा? इधर भी साफ कर ढंग से। काम चोर देखी, इधर लेट आती है, ऊपर से काम चोरी करती है। मगर बहू सर झुकाए सबकी डांट फटकार एक कान से सुनती, दूसरे कान से उड़ाती। न जाने जाके सास से क्या कह देती कि वो काय काय करके सबका भेजा चाटने लगती। सबका मैला मैं उठाती हूँ, सब मैं सबको दे दूंगा। ठीक है। बहू अब उसकी नजर में एकदम फारसा और नेक बन गई। फिर एक दिन दरोगा आई, जो सब नौकरों की सरदारनी थी और अम्मा की खास मुशीर समझी जाती थी, अब्बा के हुजूर में दस्तबा हाजिर हुई और वो भयानक बदमाशी और गलाजत का रोना रोने लगी, जिसने सारे शागिर्द पेशे को गंदा कर रखा। बात नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। गौरी और रतिराम के बीच का चलन ठीक नहीं है। सब बातें बना रहे हैं। आप जरा अम्मा को भेजिए। जी, आपने बुलाया? ये सब क्या सुनने में आ रहा है? उस बुढ़िया को समझाइए और इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा कीजिए। जाइए, सबको बुलाइए और बताइए कि बैठक रखी गई है। अब्बा ने मामला सेशन सुपुर्द कर दिया, यानी अम्मा को सौंप दिया। महिलाओं की बैठक फिर से बुलाई गई और बुढ़िया को बुलाकर उसके नत्ते किए। क्यों री निगोड़ी, खबर नहीं है तेरी एक कामक बहू क्या बहुत खिला रही है? मेहतरानी ने ऐसे चुंदरा कर देखा जैसे कुछ नहीं समझती करी कि किसका जिक्र हो रहा है। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि तेरी बहू गौरी और रतिराम के ताल्लुकात नाजायज हद तक खराब हो गए हैं। और तो और उनके क्या बताया था तुमने? आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। लोग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। तो उस पर बुढ़िया बजाय अपनी बेहतरी चाहने वालों के शुक्रिया अदा करने के बिल्कुल जनाब पाहू अरे बड़ा मामला मचाने लगी। अरे बेगम साहिब, ये तो सभी जब जाने हैं कि बहू निगोड़ी तो अब राम अवतार की याद में आंसू बहाया करती है, काम भी जान तोड़ कर करती है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। और अभी राम अवतार होता ना तो उन लोगों की खूब खबर लगाता जो उसकी बहू पर तहमत लगा रहे हैं। बहू तो अब सारा काम कर लेती है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती, ठठोल भी नहीं करती। बुढ़िया को अम्मा ने बहुत समझाया, मगर वो तो मातम कर गई। अरे बेगम साहिब, ना जाने सब लोग मेरी और मेरी मासूम बहू पर क्यों इतनी तहमतें लगा रहे हैं। हम दोनों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम तो ना किसी के देने में ना लेने में। मैंने आज तक किसी का भांडा नहीं फोड़ा। कोटियों के पिछवाड़े क्या क्या नहीं हुआ करता। मेहतरानी से किसी का मैला नहीं छुपता। इन दो हाथों ने बहुत लोगों के गुनाह दफन किए हैं। मैं कह रही हूँ कि सबका सच मेरे तो सामने ही है। पर नहीं, मुझे किसी से कोई बुक नहीं। पर अगर मेरे गले पर छुरी दबाई गई तो शायद गलती हो जाए। पर इस बुढ़ापे में तो मैं सारे राज अपने कलेजे के अंदर ही रखती हूँ। बुढ़िया का तीहा देखकर फौरन छुरी दबाने वालों के हाथ ढीले पड़ गए। सारी महिला उसे पुचकारने लगी। बहू कुछ भी करती, उनके अपने के लिए तो महफूज थे, फिर शिकायत करती। फिर कुछ दिनों के लिए बहू के इश्क की चर्चा कुछ कम होने लगी, लोग कुछ भूलने लगे। मगर ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि दाल में कुछ काला है, और बहू का भारी भरकम जिस्म भी दाल में काले को ज्यादा देर तक छुपा ना सका, और लोग मेहतरानी को समझाने लगे। मगर इस नए मौजूद पर बुढ़िया बिल्कुल उड़न धाइयाँ बताने लगी, बिल्कुल ऐसे बन गई जैसे ऊंचा सूती। अब वो ज्यादातर खाट पे लेट के रतिराम और बहू को हुक्म चलाया करती। कभी खांसती चीखती अगर धूप में
ऐसी देखरेख करते जैसे वो कोई पटरानी हो। भली बीवियों ने उसे बहुत समझाया। अरे कैसी हो? ठीक हूँ, सोचा तुमसे मिलती चलूं। अरे सब ठीक ही लगे, तुम लोग आजकल जरा जरा बात पे घबरा जाते हो। वैसे चाची, मैं क्या कह रही थी, इस रतिराम का यहाँ रहना ठीक नहीं लगता है, उनकी बड़ी बदनामी हो रही है। मैं कह मगर रही बुढ़िया हूँ ने कुछ समझ कर ना किया। मैं कह रही हूँ कि उस रतिराम को राम अवतार के आने से पहले दफा कर यहाँ से। और बहू की सफाई तो तू खुद भी कर सकती है ना, तेरे लिए तो 2 दिन का काम होगा, है ना? ये घुटनों में ऐंठन बड़ी बढ़ गई है, हर वक्त दर्द लगा रहता है। पता नहीं वो पीली कोठी वाले इतना बेदा खाना क्यों खाते हैं। लो, मैं तुमसे यहाँ तेरी बहू की बात कर रही हूँ और तुझे अपने घुटनों की पड़ी है, और बाहर में जाए वो पीली कोठी वाले। मैं कह रही हूँ कि बेटे के आने से पहले इस रतिराम को दफा कर यहाँ से और बहू की सफाई करा दे। अरे जिस बला को तू इतनी आसानी से कोठी कूड़े में दफन कर सकती है, उसे क्यों आग नीच के पालने पे तुली हुई है? मेहता साहब के यहाँ तो सबको दस्ती लगे रहते हैं, ना जाने क्या खाते हैं, किसी को क्यों नहीं अपने अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पता नहीं। लो, और तूने देखा वो पीली कोठी वालों ने नई गाड़ी ली है। तेरा कुछ ना हो सकता है चाची, तुझे कुछ भी समझाना नामुमकिन है। अक्ल पे तो पत्थर पड़ गया है तेरे। अरे पहले लाल क्यों की गाड़ी, अब नई ली है पीली वाली। तू देख लियो, आप जाते जाते देख लियो गाड़ी। उसकी दाल बटोर कर जलकर नसीहे मनमंद हो गए। माना की बहू औरत जात है, नादान है, बोली बड़ी बड़ी शरीफजादियों से खता हो जाती है, मगर उनकी आला खानदान की मुआज़्ज़ज़ सासें यूं कान में तेल डालकर नहीं बैठ जाती। पता नहीं ये बुढ़िया क्यों सुखिया गई थी। राम अवतार के आने का इंतजार था, बुढ़िया हर वक्त धमकियां देती। आमने राम अवतार को कहाँ की तेरी हड्डी पसली है, कर दे। हाँ, अब राम अवतार लामपर से जिंदा वापस आ रहा। फिजा ने सांस रोकी। लोग एक मुहिम हंगामे के मुंतज़िर थे, मगर लोगों को सख्त कोफ्त हुई जब बहू ने लौंडा चला। बजाय उसे जहर देने के, ये बुढ़िया के मारे खुशी के बाँछे खिल गए। अरे पोता हुआ है, पोता। हाँ पोता, अरे बिटिया पोता हुआ है हमारे घर। अरे मीनू साहब, पोता हुआ है, सुना आपने? हाँ हाँ बैठो, आप ही। चल मुबारक, कुछ कपड़े निकाले हैं, लेती जाना, तेरा पोता खूब जिए। बस आपकी दुआओं से बड़े बड़े मुन्ना और वो नीली कोठी वालों ने भी खूब कपड़े दिए हैं यहाँ पोतों ठीक के। है। हाँ, बहुत कपड़े हो गए बीवी जी। हाँ, पोता हुआ है। राम अवतार के 2 साल के बाद, राम अवतार के जाने के 2 साल के बाद पोता होने पे वो कतई आश्चर्यचकित न थे। बार बार दूसरों के घर जा जाके पुराने फटे कपड़े बटोरती रही और बधाइयाँ लेती। उसका भला चाहने वालों ने उसे हिसाब लगाकर बहुत समझाया। चाची, अरे फिर आ गई। हाँ, तेरा दर्द उठ गया था, सोचा तुमसे मिलती चलूं। ठीक ही लागे, अभी भी दिमाग खाने अच्छा चाची, सुना है तेरे घर पोता हुआ है? हाँ, पोता हुआ है, सुना आपने? पोता। अच्छा है, पर तू जरा हिसाब लगा के तो देख, लड़का राम अवतार का तो नाम हो सकता है। समझ रही है? मुझे क्या बता रही है हिसाब? आषाढ़ में राम अवतार लाम पर गया था, और उसके बाद याद है वो दूसरी कोठी जो नहीं है, उनके अंग्रेजी संडास में मैं गिर गई थी, पैर टूट गया था मेरा, भूल गई तू। तब चैत लगा था, और अब जेठ है, और जेठ में महीने की शुरुआत में लू ना लगी थी मुझे, बार बार बची थी मर के। यहाँ चाची, तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? मैं बोलती पूछूं,
तुझे समझ में कुछ और आता है या सिर्फ बातें बना रही है? बातें क्या बनानी है, नए नए लोग आ जाते हैं खून चूसने। जी, मुझे तो कुछ भी समझाना मुमकिन नहीं है। तू रहने दे, तू बस रहने दे, मैं चलती हूँ। हाँ तू जा जा, बड़े आए, खुद का याद नहीं है। इनको ना पड़ोसन की कोठी ने खूब ढसाया गया था। बात करिए मुझसे। इसके बाद वो बिल्कुल असल सवाल से हटकर एकदम ऑल फॉल बकने लगी। किसके दिमाग में इतना होता था कि वो बात उसे समझा सके जिसका वो ना समझने का तो इरादा ही कर चुकी। लौंडा पैदा हुआ तो उसने राम अवतार को चिट्ठी लिखवाई। अरे सुखी भैया, चिट्ठी लिख दो। बैठो बैठो बैठो। हाँ लिखो कि हमारे यहाँ सब सही है, सब कुशल राजी है और तुम्हारे यहाँ पूत पैदा हुआ है। सुनो, लिख दिया। राम अवतार को अपनी अम्मा का चुम्मा और ढेर सारा प्यार और मालूम हुआ कि यहाँ सब कुशल है और तुम्हारी कुशलता भगवान से चाहते हैं और तुम्हारे घर में भूत पैदा हुआ है। सो इस चिट्ठी को तार समझो और जल्दी आ जाओ, ठीक है ना? ठीक ही लगे हैं मुझे तो। लोग समझे थे कि राम अवतार जरूर चिराग पा होगा, लेकिन सबकी उम्मीदों पे ओस गिर गई जब राम अवतार का मसरत से लबरेज खताया। रे रे रे, तुम तो मेरा कलेजू है रे। तेरी नाक ना एकदम बाबू में गई है और ये तेरी कलूटी माँ बड़ी शैतान है। तू तो मेरा प्यारा है रे। माता जी, ओ माता जी। अरे सुखी भैया आओ बैठो। ये देखो, राम अवतार की चिट्ठी आई है। चिट्ठी है ये, सुना तूने? चिट्ठी है ये। पढ़ती हूँ। लिखा है जंग खत्म हो गया है और घर जल्दी आ रहा है और मजे की बात पता है, बच्चे के लिए मोजे और बनियान भी ला रहा है। हाँ, मोजे और बनियान ला रहे, सुना तूने? बाबू नए कपड़े ला रहे, खूब कपड़े हो गए। माँ और बेटे दोनों बदला गए। बेटा तो मोजे और बनियान ला रहे। बुढ़िया पोते को घुटने पे लिटाए खाट पर बैठी राज किया करती। भला इससे ज्यादा सुकूनदायक बुढ़ापा क्या होगा कि कोठी का सारा काम तुरंत हो रहा हो, महाजन का सूद भी पाबंदी से चुक रहा हो और घुटनों पे पोता लेटा हुआ। खैर, लोगों ने समझा राम अवतार आएगा तो असलियत मालूम होगी। अब राम अवतार जंग जीत के आ रहा था। अरे सिपाही है, क्यों ना खून खोलेगा। लोगों के दिल धड़क रहे थे। शागिर्द पेशे की हवा जो बहू की टोटा चश्मी की वजह से सो गई थी, 2-4 खून होने और नाक कटने की आस में जग उठी। लौंडा साल भर का होगा जब राम अवतार लौटा। शागिर्द पेशे में खलबली मच गई। बावर्ची ने हांडी में ढेर सारा पानी छोका और ताकि वो इत्मीनान से मूंगफली का लुत्फ उठा सके। धोबी ने कलश का बर्तन उतारकर मुंडेर पे रख दिया। बिजली ने ढोल कुएं के पास रख दिया। राम अवतार के आते ही बुढ़िया उसी कमर से लिपटकर चिन्हाने लगी। बेटा बेटा तू आ गया। बेटा ये तेरा बेटा है। तू देख ना इसे, तेरा बेटा है बेटा। तू खुश तो है ना बेटा? बेटा तू खुश तो है ना? मगर दूसरे लम्हे खीसे काड़े लौंडे को राम अवतार की गोद में लेकर ऐसे हंसने लगी जैसे मानो कभी रोई ही ना हो। लोग सोच रहे थे खुखरिया चाकू निकाला। बेटा मगर जब उसने से लाल रंग की बनियान और पीले मोजे निकाले तो सारे अमले की कुव्वते मर्दाना पर जरबकारी लगी और बहू जैसे सिमटी सिमटाई नई नवेली दुल्हन
ने कांसे की थाली में पानी भरकर राम अवतार के बदबूदार फौजी बूट उतारे और चरण धोते थे। अरे ओए, बड़ा सिपाही बनता फिरता है, निचला निचला तो जमाने भर का। अकल के अंदर तुझे दिखता नहीं तेरी बीवी क्या घोल खिला रही थी? अरे यार, मुझे तो लगा क्या बहुत हिम्मतबाज हो। मुझे पता तो है ये लोंडा तेरा है ही नहीं, वो हरामी रतिराम का है। अबे साले तू तो पूरा गब्बू निकला रे। गब्बू है गब्बू, अंदर है सच्चाई नहीं दिखती। लोगों ने राम अवतार को खूब समझाया, उसे गावती कहा, मगर वो गावती की तरह खिसे काढ़े हंसता रहा, जैसे उसकी समझ में आ ही ना रहा हो कि क्या चल रहा है। रतिराम का बौना होने वाला था, तो वो चला गया। राम अवतार की इस हरकत में लोगों को ताज्जुब से ज्यादा गुस्सा आने लगा। और हमारे अब्बा जो आमतौर पे नौकरों की बातों में दिलचस्पी नहीं लिया करते, वो भी जज्बत हो गए। अपनी सारी कानूनदानी दाव पे लगा के राम अवतार को कायल करने पर तुल गए। अरे सलाम हुजूर। और राम अवतार कैसे हो? बस हुजूर, आज ही आया हूँ। 3 साल बाद लौट आया ना तू? अब हुजूर मालूम नहीं, थोड़ा कम ज्यादा राही रहा होगा। लौंडा तेरा साल भर का हो गया है, देखा है ना तूने? इतना सा ही लगे है सरकार, पर ससुरा बदमाश बहुत है। अबे तू पहले हिसाब लगा ले। हिसाब क्या लगाओ सरकार? तू गधा है एक नंबर का, ये सब हुआ कैसे? सरकार, ये मैं न जानूं, बस भगवान की देन है। भगवान की देन तेरा सर, लौंडा तेरा नहीं है, हो ही नहीं सकता। तू हिसाब लगा कर तो देख। अब्बा ने राम अवतार को चारों तरफ से घेरकर कायल करना चाहा कि लौंडा हरामी है, तो कुछ कायल सा हो गया। फिर वो मरी हुई सी आवाज में अहमकों की तरह बोला, हुजूर, क्या करूं? रामजादी को मैंने बड़ी मार दी। अरे गधे, निकाल बाहर कर उसका मुखत को। नहीं हुजूर, कहीं हो सके है ऐसा? क्यों बे, क्यों ना हो सके है? हुजूर, अब 100-200 दूसरी सगाई के लिए कहाँ से लाऊंगा? अब बिरादरी जमाने में 300-200 का खर्चा और आ जाएगा। क्यों बे, तुझे क्यों बिरादरी खिलानी पड़ेगी? कामयाब जाना भी वही भुगतेगी। जी मेरा जानू हुजूर, हमारे यहाँ तो ऐसा ही हुए। लौंडा तेरा नहीं है राम अवतार, उस हरामी रतिराम का है, तू बात समझ। तो क्या हुआ सरकार? रतिराम भाई होता है मेरा, कोई कह नहीं, खून है मेरा। तू नीरा उल्लू का पट्टा है, पट्टा समझ नहीं आ रही तुझे बात? सरकार, लौंडा बड़ा हो जाएगा, अपना काम समझेगा, वो 2 हाथ लगाएगा, अपना बुढ़ापा तर हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए राम अवतार का सर निदामत से झुक गया। और न जाने फिर क्यों अब्बा का सर भी राम अवतार के सर के साथ झुक गया, जैसे उनके जहन पर लाखों करोड़ों हाथ छा गए हों। ये हाथ ना हरामी है ना हलाली, ये तो बस जीते जागते हाथ हैं जो दुनिया के चेहरे पे गलाजत हो रहे हैं, बुढ़ापे का बोझ ढो रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने मिट्टी में लिथड़े हुए स्याह हाथ धरती की मांग में सिंदूर सजा रहे हैं।
May I now please call upon Professor Elena Sen to introduce the director of the class. Thank you very much, all of you. And most of our students have acted for the first time. And whatever they have shown us today is the result of a 4-day drama workshop. I would like to introduce Tarun Kumar, our director. Tarun will say a few words, and I invite Professor Parshuraman to felicitate him on all our behalves with just short. You know, yesterday, whole day, I was running up and down from my home, and I was listening to much of what was said, actually. And finally, I had to go up to sir and tell him that, you know, how grateful we are to you to get so many of the students to come and do such a wonderful play. And I think there is quite a lot to take away from here. There's quite a lot to take away from here, and we will keep analyzing this. Thank you so much, and you make him as a visiting professor, my dear. Professor Vijay Tendulkar built the Media and Cultural Studies Center, so you built the Drama Center here. Yeah? Thank you. Yeah. Please say a few words, and then Professor Mandana Sonalkar, our chairperson, maybe she would like to come on stage and say something, and I would like the cast to also interact, and please introduce me. मैं यहाँ आया, मैं प्रोफेसर एला सेन जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ काम कर सकूँ, और ये वाकई में बहुत ही अच्छा रहा कि मैं 4-5 दिनों में इन लोगों के साथ जितना जुड़ करके कर सका, लेकिन सारा क्रेडिट इनको लोगों को जाता है कि इन्होंने इतना अच्छा प्रिपेयर किया। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद दें, अब ये लोग बोलना और बात करना सीख चुके हैं अच्छे से। लेकिन ये पड़ोसन और दरोगाइन स्वप्निल सिन्हा, गोरी सखी, अम्मा जी सीमा मरमन, रामुक्तार रवीना, हस्बैंड चालू, धोबन अपूर्वा, चतरासन और सुखी नुपुर, धोबी पायल गांधी, बावर्जी प्रिया, रतिराम और डॉक्टर ऋचा, अब्बा जी और चपरासी निशा, भिष्टी पायल शर्मा, बहू अश्विनी सिंह, अवर्चन लुमरी, दीपशिखा नरेटर और नीतिका नरेटर। Tarun, maybe you can just, get the, maybe they would like to share their experiences. Or if the audience has any questions. हाँ, आप लोग इन लोगों से, हमारे कलाकारों से इस पूरे प्रोसेस के बारे में 4-5 दिन जो चला है उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये लोग आ जाइए। प्रोफेसर वंदना, अगर आप ऑन स्टेज आ जाएं और बात करें।
start off by thanking and Professor Elena Vandana, for you having speak to the mic. organized Speak to the mic. such a wonderful performance, which is the culmination of 4 or 5 days of very hard work on the part of these students. It's wonderful to see them in this avatar. And what we are waiting for is some words from you as well. So, about the experience of this workshop, what you feel you have learned from it. Anybody come forward? I was to take and give to the. Okay, so it was part of our course and we have submissions right now. So we were like not that in an anthem mood to sort of start it. But the first day was, I don't know, we just started off, we were getting to know the characters, the script and everything. And from the first day to here, it's completely different. I mean, right now what people were performing on stage was something we could not expect them, like, I mean, we cannot even think like when we saw like the first thing. And Sir has done a lot of hard work on us, a lot of hard work on us, on every character. And people have worked really hard, Evan and Seema, the narrators, everyone, Ratiram, I hate you. Sorry, everyone, Lumri, all the wives and husbands, I mean, they just got it to the skin and really worked hard. And it was a team effort together that we made it possible. The first play and the first thing from Women Studies batch 2014 to 2016. So yes. थर्ड सेमेस्टर में है हम अपने और बस आखिरी सेमेस्टर और बचा है और इतने सारे असाइनमेंट्स हैं, सबकी डेडलाइंस हैं, तो जब वर्कशॉप होने वाली थी तो आधे लोगों का तो मन भी नहीं था कि हम शायद अटेंड भी ना करें। बट फर्स्ट डे के बाद जो सर ने हमें क्लास की तरह जोड़ा पहली बार, क्योंकि इससे पहले हमने क्लास की तरह कभी परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे लगता है कि विमेन स्टडीज़ पूरा ये कोर्स, इसमें ये प्ले हमें हमेशा याद रहेगा। और प्ले का इतना ज़्यादा असर हो गया है कि अब मैं हिंदी बोल ही नहीं पा रही हूँ, मतलब हम उर्दू में ही बात कर रहे हैं आजकल। I think something that will always stay with me is that when we started on the first day, sir, how we introduced ourselves in the workshop was when he asked us to tell our own story. He said कि आप अपनी कहानी नहीं बताएंगे तो आप दूसरी कहानी क्या बता पाएंगे. And that day we got to know so much about each other and to start on that high note. And now we all, like today, all of us are talking about how sad we are that it's actually getting over, that, you know, like it's just been such a wonderful journey. And also how sir would always reiterate this fact that it's not about just acting out your life. It's about understanding what that line means. You need to understand where your character is coming from. And you know, being a class of women studies, that is the importance, that you understand the text, you understand the nuances behind it, and you bring that out in your performance. So I think that is something that will always stay with us. Thank you so much. Many of us had never ever done drama before, and it was really scary, and a lot of us, including myself, said, you know, humse na ho payega. And yeah, but I just want to thank Tarun sir for bringing the dramatic inside me outside, and inside a lot of us. And I think we've done a really great job. So thanks. मुझे लास्ट रिहर्सल तक अपने डायलॉग नहीं आते तो मुझे ये कहा गया था, सबने मुझे बहुत समझाया और मुझे सर ने लास्ट में ये कह दिया कि ठीक है अमन, तुम्हारा कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम हाथ में स्क्रिप्ट लेकर चलना फाइनल परफॉर्मेंस पर भी। फिर मुझे ये बात समझ में आई कि कितना अजीब लगेगा, क्योंकि मेहतरानी हाथ में पेपर लिए है और पढ़ रही है, तो और मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ,
तो लास्ट मिनट पे आई थिंक it was I was overwhelmed because people in class who we have as a class never done something like this, and how everyone right before the play started, almost everyone came up to me and said, हो जाएगा हिम्मत, हो जाएगा, कुछ भी बोल देना, कुछ भी बोल देना. So that motivation that sort of came from everyone, I was very touched, and this whole idea of being together and doing something was very special and will stay with me. Thanks to sir and to Dr. Lina Sen for giving us the opportunity. हमने फर्स्ट डे से 4 दिन की वर्कशॉप में काफ़ी काम किया है और हमें कुछ ना कुछ हर किसी का कोई ना कोई रोल था, पर एक दो बच्चे जो हमारे क्लास के इसमें नहीं इन्वॉल्व हो पाए, वो उन्होंने आज जो एफर्ट दिखाई है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, पूरिका, तान्या और I'd like to thank the videographer and the photographer, Satakshi Varma. She's doing the videography, and photography is being done by Vishal Kantasa and Wali. Thank you. I hardly have to say anything after all this. I was tremendously moved by what you said, especially about the experience of working together and coming together as a class. It's a very nice moment in your academic career. You still have another semester to spend together. And thanks to all of you, especially to Tarun Kumar for coming here, spending so much time with you, and bringing a wonderful product before us. A play which delighted us, makes us think, and to see all of you working together for several days and coming out with such a marvelous presentation. I'll never forget this. Thank you. And thanks to Elena, my colleague as well, because she initiated this, thought of this as a part of the course, and I think it has become a very integral part of your course in women's studies. And I would think that the demand comes from other programs too. Would the audience like to react also, because we are looking for feedback and input, and this is the first time that we have done this. So for all of us, this is the first time, and we would like to take this process forward. So if anybody would like to comment or to interact with the crew or with the cast, with the director. हेलो, मेरा नाम आशा है, मैं यहाँ PhD स्कॉलर हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि चूँकि यहाँ का माहौल ज़्यादातर अंग्रेज़ी माहौल है और आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें अंग्रेज़ी हैं, तो हिंदी और हिंदी से ज़्यादा उर्दू में प्ले करना कैसा रहा? मतलब भाषा
इस स्पेस में मतलब एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के एक ऐसे अंग्रेजी दास संस्थान में आपने उर्दू में प्ले किया है, तो आप लोगों को भाषाई स्तर पे अगर कुछ शेयर करना है, कुछ कहना है, तो हम जानना चाहेंगे। थैंक यू। अभी बीच में ये जो लाइन मैंने इंग्लिश में बोली है, ये शायद